चलिए बात करते हैं अब आपके टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, साथ के साथ आंसर देते रहिए और चीजों को समझते जाइए जो जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है और प्रतीकों का यानी जो सिंबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। जैसे अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में यानी मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब यानी एक इमेज बन जाता है। तो आपको बताना है जीन पियाजे ने जो स्टेजेस दी थी विकास की, 4 अवस्थाएं दी थी, उसमें किस अवस्था के अंदर है। प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर, ये जीन पियाजे की अवस्था है ही नहीं, कोलबर्ग की स्टेज है। बाकी 3 में से बताओ, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बताइए इनमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग थोड़ा अपने बचपन के अंदर जाइए। जैसा मान लीजिए आपको घोड़ा चलाना था तो आप क्या काम करते थे, या तो झाड़ू लेकर आ गए या एक डंडा ले लिया और पैर के नीचे रखकर उसको घोड़े की तरह चलाना शुरू कर दिया, चल मेरे घोड़े तुक तुक, कुछ इस तरीके से करते थे। या फिर अपने आप सबने एक लाइन बना ली और ट्रेन गाड़ी की तरह गोल गोल घूमना, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज आपने क्या काम करी, बचपन में आप लोगों ने बहुत ऐसे गेम खेले होंगे, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि घोड़ा किस तरीके से चलता है और किस तरीके से घोड़ा आवाज निकालता है, ट्रेन किस तरीके से चलती है और कैसे आवाज निकालती है। इन चीजों के बारे में बच्चों को पहले से पता रहती है, लेकिन ये जो चीजें रहती है, जो वस्तुएं रहती है, इनका वो यूज करके, इनके प्रतिबिंबों का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके वो, ठीक है, इनके सिंबल्स का यूज करके वो यहां पर चीजों को करता है। तो आपको उस स्टेज का नाम बताना है। तो देखिए जीन पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जीन पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो होती है जिसमें बच्चा 2 साल से लेके 7 साल तक का होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये वाली चीज होती है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज यानी सेकंड आंसर आपका इसके अंदर सही हो जाएगा। आप लोगों ने खेले होंगे ना बचपन में गेम, तो बस वही क्वेश्चन है आपका, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, एनईपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, वो आपको बताना है। मैंने कहा हुआ है एनईपी 2020 की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लेना। एनईपी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डालकर मेरा नाम लिख देना, सचिन चौधरी लिख दो, सचिन सर लिख दो या सचिन एकेडमी लिख दो, ठीक। वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें मोस्टली पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एनईपी 2000 बल किस पर बल देती है। पहला है लचीला और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बिल्कुल सही। देखिए एनईपी हो चाहे एनसीएफ हो, वो एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा बल देती है, और खासकर वो एक्टिविटी जो फ्लेक्सिबल हो। मान लो आप बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हो, मान लो आपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया, क्लास के सभी बच्चों को, और बच्चों से कहा बेटा इस टॉपिक के ऊपर, मान लो पानी का टॉपिक दे दिया, कि पानी के ऊपर बच्चों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ आपस में एक दूसरे को, और आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। तो अगर बच्चा पानी के टॉपिक को बताते बताते इस टॉपिक से बाहर की भी चीजें बता रहा है, तो भी बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट उसको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा एक्टिविटी करेगा, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, उतना बच्चा चीजें सीखेगा। तो हमेशा ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि भाई पानी पर बताना है तो सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते आप, ठीक। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों के केवल, ये भाई साहब आपको दिख गया ना केवल, तो ये वर्ड आपको मैंने बताया हुआ है 99% आपका नेगेटिव होता है, देखते गलत काट देना, ठीक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के नामांकीकरण पर नई बच्चों के स्मरण कौशल, देखो यहां पर याद करने की बात आ जाएगी, रोट लर्निंग की या मेमोराइज करने की बात आ जाएगी। इस बात को एनईपी बिल्कुल कभी नहीं कहता, ठीक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपने बच्चों को कोई चीज सिखा दी, या जैसे मैं आपको सीडीपी सिखा रहा हूं, अब मुझे आपका असेसमेंट करना है, आपका आकलन करना है कि आपको चीज कितनी आई है, तो किन किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए पहला है क्लासरूम में इंटरेक्शन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। जब तक आप लोग और मैं इंटरेक्ट नहीं करेंगे, टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक बच्चे का कैसे पता चलेगा उसने कितनी चीज सीखी है, ठीक है। तो आपस में इंटरेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, टीचर स्टूडेंट का भी और आपस में स्टूडेंट स्टूडेंट का भी, ठीक। प्रोजेक्ट भी आपका आकलन में हेल्प करेगा। पोर्टफोलियो इसके आगे लगाओ आप लोग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पोर्टफोलियो को समझिए बेसिकली क्या होता है, और सीटेट वाले तो बहुत ध्यान से सुनना, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नंबर का आपके एग्जाम में पोर्टफोलियो आता ही आता है, खासकर जो आपकी लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत के अंदर, ठीक।
देखो पोर्टफोलियो को सिंपल सा समझिए, इसको सिंपल से मैं आपको बताता हूं। पोर्टफोलियो बेसिकली एक आपकी इस तरीके की फाइल होती है, ठीक है, एक इस तरीके की फाइल होती है। इस फाइल में क्या होता है, इसमें बच्चे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो सब इस फाइल के अंदर होती है। बच्चे का नाम, मम्मी पापा का नाम, उसके घर वालों की और डिटेल, ठीक है, बच्चे की शरीर से संबंधित जानकारी, मानसिक जानकारी, बच्चे की जो जो उपलब्धियां है, बच्चे के जो जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में, बच्चे की जो जो कमियां है उनके बारे में, तो बच्चे से जुड़ी सभी चीजों को इस फाइल के अंदर रखा जाता है। तो असेसमेंट करने का, आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पोर्टफोलियो। अगर आपको बच्चे का असेसमेंट करना है, ठीक, अब जैसे मान लो फर्स्ट क्लास का कोई बच्चा है, तो उस टीचर ने बच्चे की ये पोर्टफोलियो बना दी। जब ये बच्चा सेकंड क्लास में जाएगा, जब ये बच्चा सेकंड क्लास में जाएगा, तो फर्स्ट क्लास वाला टीचर कहेगा कि ये लो मैडम या ये लो सर, ये इस बच्चे की पोर्टफोलियो फाइल है। तो जब सेकंड क्लास का टीचर रहेगा उसे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पोर्टफोलियो से उसको ये पता लग जाएगा कि बच्चे की क्या क्या कमियां हैं, बच्चे ने कौन से कीर्तिमान स्थापित करे हैं। तो टीचर को बहुत फायदा हो जाएगा उसको सिखाने में, ठीक है। और असेसमेंट में तो होता ही है फायदा, क्योंकि पोर्टफोलियो में सारा लेखा जोखा आता है। अब समझो आपका अगर लेखा जोखा की एक फाइल बना दी जाए जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट हो, 10वीं के, 12वीं के, और जो आपने डीएलएड या बीएड जो भी किया हो, और आपसे संबंधित और भी गतिविधियां डाल दो, तो आपका असेसमेंट करना आसान होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट होता है, बड़ा आता है आपके एग्जाम के अंदर। सेल्फ असेसमेंट करना, ये भी आकलन का तरीका होता है। कैसे? जब खुद ही अपना आकलन करते हैं, जैसे कहते हैं ना, अपने आप ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भारत की राजधानी क्या है, अपने से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर खुद ही आंसर देते हैं, नई दिल्ली। या अपने दोस्त को या अपने जो फैमिली मेंबर होते हैं उनसे कहते हैं भाई हमसे क्वेश्चन पूछो, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम आंसर देते हैं। जब हम खुद ही अपना असेसमेंट करते हैं तो ये भी होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या सही होगा इसके अंदर, यानी चारों ऑप्शन सही है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के, जो समूह हाशिए पर चले गए हैं, देखिए बहुत सी जनजाति के ऐसे लोग हैं जिनको आज तक एजुकेशन ही नहीं मिल पाई, स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, या बहुत जो गरीब वर्ग के स्टूडेंट है, तो जो ऐसे हाशिए पर जो समूह जा चुके हैं उनके स्टूडेंट्स को शामिल करने में क्या बाधा यानी क्या बैरियर उत्पन्न करता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ा समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछा है, और सीटेट के अंदर इस बार बड़े आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ क्या बैरियर उत्पन्न करेगा ऐसे बच्चों को शामिल करने में। पहला, शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच, ये बैरियर उत्पन्न नहीं करेगा, ये तो हेल्प करेगा। अगर ऐसे समूह के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही और हम उन्हें शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचाते हैं, स्कूलों तक पहुंचाते हैं, तो वो तो हेल्प करेगा, बैरियर थोड़ी बनाइए, ठीक। अधिकारों में समता होगा, जब उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा कि भाई आपके भी ये अधिकार है, इनका उपयोग करो, उपयोग करना जानो, तो ये भी है, बैरियर नहीं बनेगा, ये भी क्या काम करेगा, ये भी हेल्प करेगा। भाग लेने का अवसर, जब ऐसे स्टूडेंट्स को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा हर चीज के अंदर जैसे दूसरे बच्चों को दिया जाता है, तो ये भी बैरियर नहीं बनेगा, ये भी आपका हेल्प करेगा। अब बचा क्या? फोर्थ, सामाजिक वर्तिकाग यानी कि सोशल स्टिग्मा, स्टिग्मा बोलते हैं कलंक को, ठीक है, कलंक लग गया, या धब्बा बोलते हैं, ठीक है, ये तो धब्बा है। तो जब ऐसे सोसाइटी को जो हाशिए पर है उनके ऊपर कलंक लगा दे, उनके ऊपर कुछ धब्बा लगा दे कि भाई ये लोग तो पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, ये लोग तो खाली ऐसी जंगलों में घूम सकते हैं, या ये लोग तो दूसरे निम्न जो काम होते हैं उनको ही कर सकते हैं, ये दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर सकते। तो जब ऐसा सोशल स्टिग्मा उनके ऊपर लग जाएगा तो ये बिल्कुल बैरियर का यानी बाधा का काम करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल मतलब जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव लेवल होता है यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जो आपका समझ पर आधारित होता है, जिसमें आपको चीजें रटनी नहीं होती, समझनी पड़ती है, ठीक है। तो बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, किससे बचना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन आपका ऐसा है जैसा आप लोग मान लो सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट में अब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके ज्यादा आ जाएंगे, जो आपकी समझ पर आधारित होंगे, रटने पर आधारित नहीं होंगे। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि एक टीचर इस उद्देश्य के लिए क्या, उसको किस चीजों से बचना चाहिए। कंसेप्ट में कि मैपिंग से बिल्कुल नहीं, ये तो आपकी हेल्प करता है, इस चीज से तो बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। संदर्भहीनता से बचना चाहिए। देखिए एक होता है संदर्भित
ठीक है, कंटेक्चुअल, और एक होता है गैर संदर्भित। ठीक है, एक होता है गैर संदर्भित। तो गैर संदर्भित का मतलब होता है संदर्भहीनता। तो आप बच्चों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, आप मान लो सीडीपी पढ़ा रहे हो, तो सीडीपी के अंतर्गत ही आपको सारी चीज पढ़ानी चाहिए, यानी कि इसके अंदर कोई साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो संदर्भहीनता बन जाएगा, गैर संदर्भित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका सेकंड से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका नेगेटिव है। आउटलाइनिंग भी हो जाएगा, समराइजिंग भी हो जाएगा। हाँ, आंसर आपका सेकंड से ही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक कंसेप्ट को पढ़ाते समय, मान लो कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, कोई भी कंसेप्ट, मान लो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ा रहे हो, तो कंसेप्ट को पढ़ाते समय एक टीचर एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस कंसेप्ट से जुड़ी हुई श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। तो ऐसा उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक, मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रांति कहा जाता है, अननोन एग्जाम्पलर कहा जाता है, या फिर आ प्रोटोटाइप कहा जाता है, या फिर आ एक्सपेक्टेशन कहा जाता है, एक अपवाद कहा जाता है। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। हाँ, नॉन एग्जाम्पलर, बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल गलत है, नॉन एग्जाम्पलर नहीं, प्रोटोटाइप हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए ये आपका प्रोटोटाइप होता है। कुछ बच्चे ए के साथ भी जा रहे हैं। देखिए मिसकंसेप्शन होता है जब भ्रांतियां बन जाती है, जैसा आप लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां है। मान लो कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है और कोई टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की, बी टेट की, या यू टेट की। तो सीटेट और टेट का सिलेबस अलग है, पैटर्न तो एक जैसा है, 150 क्वेश्चन आने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या इतने नंबर पर पास हो जाना है, लेकिन पैटर्न अलग है। सीटेट में जहां आपकी पेडागोजी ज्यादा आती है, समझ पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वही आपके टेट एग्जाम में कंटेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों के अंदर बड़ा मिसकंसेप्शन बना होता है कि यार पढ़ना क्या है, सीटेट के जगह टेट का पढ़ लेते हो, टेट के जगह सीटेट का पढ़ लेते हैं। ठीक है, और मैंने तो यहां तक भी देखा है, जो बुक आती है, किताबें आती है ना, उसके अंदर भी दोनों चीज रहती है भाई, सीटेट का भी और टेट के एग्जाम का भी। इसकी वजह से बच्चे काफी फेल होते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन होता है। ठीक, तो आंसर आपका प्रोटोटाइप हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पहली बार एक क्वेश्चन आया था, जो भी ये क्वेश्चन आया है ना आपका प्रोटोटाइप, फर्स्ट टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया था, तो इसलिए कह रहा हूं नए नए क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिले है। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, इसकी अवधारणा करते समय एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस पर महत्व देती है? देखिए अपने एग्जाम के लिए, या चाहे भी कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 आपको जरूर पढ़ना है, और एनईपी 2020 को आपको जरूर पढ़ना है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। देखिए एनसेप कभी भी रटने पर बल नहीं देती, ठीक है, रटन प्रणाली को महत्व नहीं देती। एनसेप कहती है जो भी आप बच्चों को स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, उसको बाहर की एक्टिविटीज से, बाहर की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाइए। जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो उसके दैनिक गतिविधियों से, उसकी डेली की एक्टिविटीज से संबंधित होना चाहिए। जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित ना होकर सिर्फ बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। और उसके अलावा जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चा भविष्य में जाकर एक आदर्श नागरिक बन सके। तो ये एनसेप कहता है, एनसेप के जो 5 जो सिद्धांत है, 5 प्रिंसिपल है, बड़े महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो रटन प्रणाली को कभी भी महत्व नहीं देता, और हमेशा एनसेप के अकॉर्डिंग ये वाली बात कही जाती है, जितना बच्चा खुद करके सीखेगा, एक्टिव रूप से सीखेगा, उतना जल्दी वो चीजों को ग्रहण कर पाएगा, ठीक। तो पहले ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे, सक्रिय जुड़ाव, यहां पर बात होगी एक्टिव एंगेजमेंट की बात आ गई, और आपस में इंटरेक्ट करने की बातचीत की, तो पहला ही ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 को जरूर कर लेना, मैंने दोनों ही कराई हुई है, इनको देख लेना अच्छे तरीके से, यूट्यूब पर वीडियो भी बनी हुई है, वरना नोट्स दे रखे उसमें भी कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक बाल केंद्रित कक्षा में यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में एक टीचर का काम यहां पर पूछा है, या टीचर के बारे में पूछा है, वो कैसा होना चाहिए बाल केंद्रित कक्षा के अंदर, जहां पर जितनी भी चीजें है वो बच्चे के लिए, ठीक। एक टीचर की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत। टीचर की तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, ठीक है। टीचर एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, बिल्कुल नहीं। टीचर एक कभी भी पैसिव रोल नहीं निभाता, हमेशा क्या निभाता है, एक एक्टिव रोल निभाता है। अगर मान लो आप चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चों को ध्यान में केंद्रित करके पढ़ा रहे हो, और खुद सक्रिय निष्क्रिय हो गए, पैसिव हो गए, मतलब
आप सो रहे हो या आराम आराम से पढ़ा रहे हो, बच्चे की समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या उसका फायदा होगा? बिल्कुल फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पैसिव कभी नहीं बनना, एक्टिव बनना है, सक्रिय बनना है, निष्क्रिय नहीं बनना। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या काम करता है? सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। और शिक्षक को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, बिल्कुल गलत। तानाशाह की भूमिका यानी डिक्टेटर की भूमिका कभी उसको नहीं निभानी चाहिए, हमेशा एक फैसिलिटेटर के रूप में, ठीक है, एक सुगमकर्ता के रूप में हमेशा इसको भूमिका निभानी चाहिए। और शिक्षक का रोल भी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक फैसिलिटेटर बताया गया, एक सुगमकर्ता बताया गया। ठीक, तो आंसर इसमें आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नीचे तक दिख रहा है ना? ठीक, उस तर्क की पहचान करिए जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में, कौन सा सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने? नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। उसमें सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसको इंग्लिश में समझो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखो लॉरेंस कोलबर्ग की जो आपकी इसमें स्टेज थी, जिसमें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, तीसरी वाली स्टेज थी, तो उसी की ये अवस्था है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर कोई भी आदमी होता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो खुद के अकॉर्डिंग चलता है, वो अपने नियम कायदे कानून मानता है ज्यादा, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग वो कैसे काम करता है? नियमों को नहीं मानेगा, अपनी खुद की सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए, मान लो कहीं पर ये यहां पर रेड लाइट हो रखी है, ठीक है, और आप अपनी बाइक या स्कूटी से यहां पर खड़े हो, और रोड के दूसरी तरफ यहां मान लीजिए किसका एक्सीडेंट हो गया, कोई यहां पर मर रहा है, तो आप रेड लाइट के ग्रीन होने का वेट करोगे या फिर इस रेड लाइट को तोड़कर उसको जाकर बचाओगे? सिंपल सी बात है, ज्यादातर लोग जाकर रेड लाइट को तोड़ देंगे। वो कहेंगे भाई नियम हमारे लिए बने हैं, हम नियमों के लिए नहीं बने। ठीक है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वरना सोसाइटी के मानकों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये कहनी चाहिए कि भाई रेड लाइट को नहीं तोड़ना चाहिए। रेड लाइट तोड़ोगे तो ये आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर इस कंसेप्ट को लागू नहीं करता, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर रेड लाइट को तोड़कर उसकी जान बचाएंगे। यही होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अंदर, समझ गए इसको? तो इसमें वो पूछा है कि इस चरण को कौन सा रेखांकित करता है, वो आपको बताना है। आदर्श पारस्परिकता की समझ नहीं करती, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। नियम महत्वपूर्ण है नहीं, नियम तो उसने तोड़ दिए, रेड लाइट को तो उसने तोड़ दिया। मानक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। कानून और नियम कैसे है? लचीले उपकरण है, या फिर उनको तोड़ा भी जा सकता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। मानव उद्देश्य क्या है? जैसे यहाँ पर इसकी जान बचानी है भाई, ये इसका मानव उद्देश्य है। ठीक, तो आंसर इसमें आपका थर्ड आंसर आपका सही हो गया। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्या है। एक चीज और छोटी सी बात, देखो सोसाइटी के अंदर पता है क्या हो गया है, आप लोगों के लिए भी, मैं तो आपके लिए टीचर हूं, मुझे जान भी गए हो। अगर मान लो कोई रेड लाइट पर इस तरीके से हो भी रहा है, कहीं पर दुर्घटना होती है, तो लोग बात डरते हैं उसकी हेल्प करने से पहले, यार हमारे ऊपर केस ना पड़ जाए, पुलिस हमको अंदर ना करे। बिल्कुल कोई आपको अंदर नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है किसी की जान बचानी चाहिए तो आपको बचानी चाहिए, इसमें आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, इसमें आपको पनिशमेंट नहीं देगा कोई। ठीक है, बहुत से लोग तो दूर से खड़े होकर सब तमाशा देखते हैं, और आजकल जो ट्रेंड चल गया है या तो वीडियो बनाने का, या तो वीडियो बनाएंगे या फोटो बनाएंगे, सबसे गलत चीज है ये वाली चीज। तो मेरे कहने से जितना हो सके आपस में, है तो सब एक दूसरे के, आपस में सोसाइटी के हिस्सा ही, तो जितना हो सके ये करने की कोशिश करिए। ठीक, बाकी आप लोगों का मानना है, करे या ना करे, मैं तो आपसे यही कहूंगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने कहा था आदमी के अंदर एक बुद्धि नहीं होती, कई बुद्धियां होती है, अलग अलग बुद्धियां बता दी। ठीक है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी है? मैंने पहले टेस्ट में बताया था 8 बुद्धि है। ठीक, पहले 7 बताई, फिर 8 बताई, फिर 9 बताई, अभी भी बता रहे हैं। ठीक, तो आपको 9 तक जाननी जरूरी है, उन्हीं में से मोस्टली आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति में अमूर्त विचार, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, इसके साथ साथ कार्य कर पाते हैं और सिंबल्स यानी प्रतीकों का हेरफेर कर पाते हैं? सृजनात्मक के अंदर, क्रिएटिव के अंदर, स्थानिक के अंदर, तर्कशास्त्रीय में, या फिर प्रकृतिवादी के अंदर? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए आप लोग। किस बुद्धि के अंदर अमूर्त विचार के साथ साथ, इसको कर देता हूं, प्रतीकों का हेरफेर समस्या समाधान कर पाते हैं? बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। 10 का ए क्रिएटिव, क्रिएटिव तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, और बताइए 10 का सी
लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल हो जाएगा। देखिए जिन लोगों के अंदर ये बुद्धि होती है, ठीक, हाँ, सी के साथ अब सब ही चलेगा जब मैंने बता दिया तो। सीटेट के नोट्स व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लीजिए आप। लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है। देखिए जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि होती है ना, वो आगे जाकर बनते हैं अकाउंटेंट, क्योंकि इनके अंदर तार्किक योग्यता की शक्ति बहुत बढ़िया होती है, तर्क करने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है। और तर्क करने की क्षमता किससे क्रिएट होती है, किससे उत्पन्न होती है? मैथ से। मैथ से तर्क करने की क्षमता आती है। अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं लोग, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट बनते हैं। इनके अंदर ये वाली बुद्धि सबसे ज्यादा होती है। आप लोगों के अंदर भी होगी, तभी तो आप लोग मैथ्स को सोल्व करते हैं, ठीक। तो यहां पर आंसर आपका, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। इसकी सभी बुद्धियों को पढ़ लेना भाई, एक बुद्धि आपके एग्जाम में जरूर आती है, कोई सी ना कोई सी, तो जरूर देख लेना उसे।